दो बहनों की कहानी। वह टहलती हुई पेड़ पौधों की सोरंगनुमा गलियों से होकर गुजरी तो उसे एहसास हुआ जो हो चुका है उसे रोका नहीं जा सकता था। बागीचों की काली गीली दलदली मिट्टी के रास्तों से होते हुए वो तालाब किनारे जा पहुंची। सूरज की एक किरण मकड़ी के जालों में भरी सतीर से तिरछी आ रही थी जो सीधे पहली सीढ़ियों पर बैठी युवती पर पड़ रही थी। उसने आने की आहट सुनी तो पीछे पलटकर बोली, इधर आ जाओ। वह युवती चुपचाप वहां आकर बैठ गई। दोनों की नजरें मिली और दर्द की टीस दोनों के दिमाग में घूम गई। यह दोनों कुछ समय पहले तक एक दूसरे के विपरीत थी। एक बिल्कुल अलमस्त नाजुक सी तो दूसरी एकदम होशियार और जिम्मेदार। एक हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती तो दूसरी छोटे से छोटे काम को भी अंजाम ना दे पाती। दोनों एक दूसरे को सख्त नापसंद करती थी। बेशक वो सगी बहनें थी, किस्मत ने उनकी शादी भी एक ही घर में दो भाइयों से करवा दी, जिस कारण जो बड़ी बहन कविता थी वो देवरानी बन गई और जो छोटी बहन कुसुम थी वो जेठानी। जेठानी बनी छोटी बहन हर समय अपनी बड़ी बहन को जताने की कोशिश करती कि तुम भले हर काम में मुझसे बेहतर हो, पर मैं तुमसे ओहदे में अब बड़ी हूँ। बचपन की ये तकरार शादी होने पर दुश्मनी में बदल गई। लेकिन विधाता ने दोनों की किस्मत शायद एक ही कलम की स्याही से लिखी थी। बड़े भाई यानी कुसुम के पति अमेरिका में डॉक्टर थे और छोटे भाई यानी कविता के पति शिप पर काम करते, जिसके कारण वे अक्सर कई कई महीने बाहर रहते थे। इसी दौरान कोरोना नामक महामारी ने पैर पसार लिए। एक दिन अचानक लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है। उस समय दूसरी वाली बहन अमेरिका से भारत आई हुई थी। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों वो अपने पतियों के संपर्क में थी। फिर अचानक दोनों का अपने पतियों से संपर्क नहीं हो पाता है। एक दिन अमेरिका से फ़ोन आता है कि कुसुम के पति ड्यूटी के दौरान इलाज करते हुए कोरोना से संक्रमित हो गुजर गए। कुसुम को जब यह सूचना मिली तो हमेशा अलमस्त रहने वाली लड़की उसकी बात से एकदम चुपचाप रहने लगी। वो हर समय रोती रहती, उसकी गालों की त्वचा के नीचे की मांसपेशियां गीली और कांपती रहती। उसकी बड़ी बहन कविता चाहती कि वह हालात से समझौता करे, यूँ हर वक्त रोते रहने के बजाय परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करे। कोई चीज़ थी जो उसे अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े कर रही थी। इसी बीच दूसरी बहन के पति के बारे में भी सूचना आती है कि उनके शिप को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया और खून खराबे के चलते सभी 14 कर्मचारियों की मौत हो गई। तालाब की सीढ़ियों पर बैठी दो जवान सुंदर युवतियां जो हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी रही, आज अपने अपने दुख में एक दूसरे को हिम्मत बंधा रही थी। एक के एक बाद दोनों पतियों की मौत की खबर आई। इस हादसे की खबर चारों तरफ शहर में फैल गई। बहुत सारे जानने वाले रिश्तेदार मिनट मिनट पर फ़ोन करते और कहते, क्या करें, हम तो मातम पुरसी करने आना चाहते हैं लेकिन हम लाचार हैं। इस कोरोना काल में हम आ नहीं सकते, नहीं तो दौड़ कर चले आते। अब उन्हें कौन समझाता, मरने वाले यहाँ नहीं 7 समुंदर पार मरे हैं और दोनों बहनें स्वस्थ हैं, लेकिन कोरोना के डर के चलते लोग आपस की संवेदनाओं को भूल गए थे। सारे नाते रिश्तेदार फ़ोन पर ही सारी हमदर्दी जता देना चाहते थे। दोनों बहनें अपनी इस भारी दुख के पल में पतियों को याद करते हुए अकेला रहना चाहती थी जो अब तक एक दूसरे की दुश्मन बन बैठी थी। पतियों की मौत के बाद से एक दूसरे को जड़ों से महसूस थी। उन्होंने एक दूसरे के मन को समझा और घंटों रो लेने के बाद जो शांत और जिम्मेदार बहन थी बोली, चलो अब घर चलते हैं, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है। दूसरी बहन ने कहा, नहीं मुझे घर नहीं जाना, वहाँ फ़ोन की घंटी चैन से रोने भी नहीं देती है। इस तालाबंदी में सब सुनसान था। कभी इंसानी वजूद से भरा ये पार्क आज सिर्फ पक्षियों के चहचहाट से भरा था। वो गहराते अंधेरे में सरकती चली गई। घर वापस आते ही अपने दुखों से घिर गई। कमरे में मौजूद हर सामान उन्हें अपने पतियों की याद दिलाते। टीवी के सामने पड़ी वो आराम कुर्सियाँ जिन पर वो कभी बैठकर ठहाके लगाते थे और उनकी पत्नियाँ उन्हें यूँ हंसते मुस्कुराते देखकर खुश होती थी, अब सुनसान थी। बिना उनके ये घर घर नहीं लगता था। दोनों बहनों के बीच बहुत कम बात होती थी क्योंकि उन्हें आपस में सिर्फ लड़ना आता था। परिवार के बाकी सदस्य उनके पास लॉकडाउन की वजह से आ नहीं सकते थे। ऐसे कई रिश्ते थे उनकी ज़िंदगी में, घर घर नहीं लगता था। दोनों बहनों के बीच बहुत कम बात होती थी क्योंकि उन्हें आपस में लड़ना आता। परिवार के बाकी सदस्य उनके पास लॉकडाउन की वजह से आ नहीं सकते थे। ऐसे कई रास्ते थे उनकी ज़िंदगी में जिन्हें उनकी फिक्र थी, लेकिन कोरोना काल में विपत्ति में सब बेबस थे। वापस आने पर जो भी रसोई में बचा था दोनों ने खाया और अपने अपने कमरे में सोने चली गई। उन्होंने दरवाज़ों को खुला रखा क्योंकि दरवाज़ा बंद करने पर उन्हें अपने पतियों की और याद आने लगती।
उस घर में एक नौकर हमेशा मौजूद रहता था, पर लॉकडाउन के चलते वह भी अपने गांव में फंसा था। वो दोनों उकताकर अपने अपने फ़ोन ज़्यादातर ऑफ रखने लगी। जिसके फ़ोन का इंतज़ार रहता था वह तो अब कभी करने वाला ही नहीं था, इसलिए क्या करना फ़ोन ऑन करके। लेकिन उस दिन ना जाने क्या था जो छोटी बहन के सोने नहीं दे रहा था। वो बार बार बेचैन होकर बैठ जाती। वैसे तो यह रोज़ की थी, लेकिन उस दिन उसे अपने पति की कुछ ज़्यादा याद आ रही थी। वह रोने लगी। जब मन बेहद घबरा गया तो उसने फ़ोन ऑन किया। फ़ोन चालू करते ही व्हाट्सएप के ढेरों अनरीड मैसेज ब्लिंक करने लगे। एक नंबर को देखकर वह चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो उसके पति का नंबर था। वह मैसेज खोलती है तो उसमें एक फ़ोन नंबर था और उस पर लिखा होता है, प्लीज़ इस पर कांटेक्ट करो। वो मन में ढेरों सवाल लिए उस नंबर पर डरते हुए कॉल करती है। उसे लगा जरूर कोई सरकारी कार्रवाई होगी। रिंग जाते ही वहाँ से हेलो की आवाज़ आती है। हेलो मैडम, आप मिसेस कविता बोल रही हैं? बेहद घबराई आवाज़ में वह बोलती है, हाँ, आपके लिए एक अच्छी खबर है। जो 7 लोग मृत घोषित किए गए थे उनमें आपके पति का नाम नहीं है। वो बीमार थे और दूसरे अस्पताल में भर्ती हैं। एक ही नाम का होने की वजह से गलती हो गई। वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल वो स्वस्थ हैं और जल्दी ही आपसे बात करेंगे। गुड नाइट। ये कहकर फ़ोन काट दिया जाता है। उसने दुखों को अंधेरी गली में जाते देखा। पीली रोशनी के बल्ब में चीज़ों के धुंधले से आकार नजर आ रहे थे, मानो भरी उथल पथल के बीच आकारों की नई दुनिया उभर रही हो। उसका मन खुशी से भर गया और सांस जैसे अटक गई। वो भागकर बहन के कमरे में जाती है, लेकिन कमरे के दरवाजे पर ठिठक जाती है। बेचारी कुसुम। उसके मन ही मन सोचा, क्या उसे बताना ठीक रहेगा? मेरी खुशी से बहन का दुख बढ़ जाएगा। इस बात को फिलहाल अपने तक रखना ही सही होगा। वह बहन के पास जाती है, देखती है कुसुम चैन की नींद सोई हुई है। उसका आधा चेहरा तकिए में छुपा था, जैसे अभी अभी रोकर सोई होगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह थोड़ा करवट लेती है तो चेहरे पर सजीव से मुस्कुराहट बिखर जाती है, जिनमें खुशी के भाव थे। हालांकि पलकें बंद थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि शब्द फूट पड़ेंगे। मन में कितना भी दुख हो, नींद उन्हें धीरे धीरे चुराकर खुशनुमा सपनों में तब्दील कर देती है। रात काफ़ी ढल चुकी थी। कविता बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस आ जाती है। कुसुम को लगता है जैसे नींद में कोई उसे जगा रहा हो। नींद की खुमारी में कविता को जाते देखती है तो कह बैठती है, सॉरी कुसुम, मैं इतनी खुश हूँ कि बयां करना मुश्किल है। तुम मुश्किल से हालात से समझौता करके संभली हो। मैं नहीं चाहती तुम मेरी खुशी को महसूस करके अपने भाग्य को दोष दो। मेरी बहन, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें यह नहीं दिखा सकती हूँ। वह अपनी बाईं हथेली को सीधा करके अपने मोबाइल में आए और कई बार पढ़े जा चुके मेल को फिर से एक बार पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, प्रिय कविता, आपसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आपका मोबाइल हमेशा बंद रहता है। इसलिए मेल कर रहा हूँ कि जिस शिप को समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा गया था, पर आशंका थी कि सभी कर्मचारी मारे गए, उसके बारे में पता चला है कि लाइफ बोट के जरिए 3-4 लोग उस पर से भागने में कामयाब हो गए थे। उनमें से एक आपके पति भी थे। मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से सुरक्षित देखा है और वो जल्दी वापस आएंगे। कविता वह मैसेज को कई बार पढ़ती है, फिर कुसुम के पास बिस्तर पर जाकर उसके सर को प्यार से सहलाती है। मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हें अपनी खुशी बताकर दुख नहीं कर सकती। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और वह जाग जाती है, अपने सपने से बेदार हो जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।